हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे एसएसआर के लिए साइंस विज्ञान का अंकित प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अभी तक टोटल 4 सेट करवा चुका हूँ साइंस के और 5 सेट करवा चुका हूँ जीके के। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, जाके देख लेना। टोटल 25 क्वेश्चन हैं, 20 प्लस सही करने का टारगेट है। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश है। जो नए सब्सक्राइबर्स उनको नहीं पता होगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली रात 9 बजे क्विज होता है, तो क्विजेस जरूर लगाइए, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एग्जाम में स्कोर बूस्ट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, ज्वाइन करिए। अगर लिंक काम ना करे तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए @अंकित सिंह38। हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। रात 9 बजे वहाँ पे क्विज होगा। देखिए, मैं चुपचाप आपको प्रैक्टिस सेट करवाता जा रहा हूँ, ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट लगाए तो आपको पता होगा कि हम किस लेवल के प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड हैं, प्लस उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ एक्सप्लेनेशन के थ्रू, 4-4 5-5 क्वेश्चन और आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उनके नोट्स बनाइएगा, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? वॉट डज ओडोमीटर ऑफ अ कार मीजर? बताइए क्या मापता है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है टेस्ट में। मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा छोड़ देंगे, जितने आ रहा है सिर्फ उतने अटेम्प्ट करेंगे आप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूरी मापता है ओडोमीटर। देखिए, एक क्वेश्चन दिया, यहाँ से देखिए आपको 5 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, तो पहले ही क्वेश्चन में टोटल हमने आपको 6 क्वेश्चन दे दिए। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र होता है। डायनमो से क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। कार्डियोग्राम से मनुष्य की हृदय गति को अभिलिखित करने वाला ये उपकरण है कार्डियोग्राम। तो ऐसे ही टोटल आपके 6 क्वेश्चन तैयार हो गए। याद कर लेना, इनके नोट्स बना लेना। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 9वीं मार्क का क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर कितना होता है? बताओ। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए, यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो, तो किया गया कार्य जो होगा वो 1 जूल कहलाता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। देखिए, किया गया कार्य बराबर W बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। F कितना है? 1 न्यूटन। D कितना है? 1 मीटर। तो ये कार्य कितना होगा? एक जूल ही तो होगा। यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन SSR-MR दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहता है, तो यह काम करता है। When a man pushes a wall but fails to displace it, he does। ऑप्शन है, बताइए। राइट आंसर, he does no work at all। वह बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का, ये राइट आंसर होगा। SSR-MR दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह कोई भी कार्य नहीं करता है। देखिए, कार्य बराबर W बराबर F इंटू डी होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। कोई आदमी है, दीवार को धक्का दे रहा है, तो मान लेते हैं बल लगाया उसने 10 न्यूटन। अब देखिए विस्थापन कितना हुआ? कोई भी विस्थापन नहीं है, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। आप फॉर्मूले में रखिए W बराबर 10 इंटू डी की वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा? 0। किया गया कार्य W बराबर 0। तो कोई भी आदमी कितना भी बल लगाए, अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो फिर किया गया कार्य 0 ही होगा। W बराबर F इंटू डी से, यही क्वेश्चन में पूछा गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बताओ राइट आंसर। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। वस्तु के जड़त्व को द्रव्यमान में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है, वस्तु में जो जड़त्व होता है, जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की जो प्रवृत्ति है, वो उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके जड़त्व की माप होती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? फिफ्थ नंबर राइट आंसर। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्रव्यमान नहीं करता है। देखिए,
किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर खाली स्थान के समानुपाती होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज अ प्रोपोर्शनल टू, बताओ किसके समानुपाती होती है? राइट आंसर, लागू बल के, जो अप्लाइड फोर्स होगा उसके समानुपाती होती है। कोई भी निकाय है उसमें जो संवेग परिवर्तन की दर है वो उस पर अप्लाइड फोर्स के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा के समानुपाती होती है। इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं। फॉर्मूला भी आपको पता होगा, F बराबर dp/dt होता है। यही तो पूछा गया आपसे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose मास इज 50 kg एंड मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्या पूछा गया आपसे? संवेग पूछा गया है। P बराबर mv होता है। P बराबर m है आपके पास 50 kg, v है आपके पास 6 है। तो P बराबर यहाँ पे आपसे क्या हो जाएगा? 6×5 = 300, m मतलब किलोग्राम, v मतलब मीटर, सेकेंड पर सेकेंड, तो सेकेंड अगर ऊपर लाओगे तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। 300 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन आपको दिख रहा है बी नंबर, यही राइट आंसर होगा। ये नेवी एमआर के लिए क्वेश्चन है, एक छोटा सा संवेग वाले चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल है। 8 नंबर देखिए। किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझाया जा सकता है? द फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट कैन बी अंडरस्टूड बाई, बताइए, पहले भी पढ़ चुके हो। संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है रॉकेट, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाबल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग बराबर होता है। 9 नंबर देखिए। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो ऑप्शन दिए हुए। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, इट गोज अप टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर एंड देन कम्स बैक टू द थ्रोअर, देन। ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। वस्तु का जो वास्तविक विस्थापन है वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखिए, जब कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु O तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती है तो इस विस्थापन का परिमाण उन दोनों बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है। इस पॉइंट को समझे आप। विस्थापन एक सदिश राशि है, ये भी समझिए। जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो वस्तु का जो वास्तविक विस्थापन है वो तो 0 है। देखिए, कोई जैसे मान लो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो यहाँ से, ठीक है, और यहाँ आ गए, तो आप यहाँ से वहाँ तक गए, तो विस्थापन क्या होगा? इस बिंदु और उस बिंदु की न्यूनतम दूरी, ये विस्थापन होता है। समझ गए? आप कहीं भी आप यहाँ से ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ गए, तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन ये होगा, दोनों बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि एक आदमी, उसने 100 मीटर इसको ऊपर फेंका है। कितना? 100 मीटर। यहाँ गया और ये वापस आ गया, दोनों बिंदु सेम हो गए, तो विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ। यही क्वेश्चन था। 10 नंबर देखिए। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? ड्यूरिंग फ्री फॉल व्हाट इज द स्टेट ऑफ बॉडी, बताओ। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की जो स्थिति होती है वो स्थिति है भारहीनता की स्थिति। ऑप्शन नंबर वेटलेट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिराया जाता है
तो ऐसी स्थिति में पिंड भारहीनता की अवस्था में आ जाता है, अर्थात पिंड का जो भार है वो शून्य महसूस होता है, परंतु द्रव्यमान शून्य नहीं होता है, केवल भार शून्य होता है। 11 नंबर देखिए, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? वॉट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाई वाटर कॉल्ड? बताओ। पानी के द्वारा जो ऊपर की ओर बल लगाया जाता है उसको उत्प्लावन फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल नावों, जलयानों, गुब्बारों आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार है। ये उसके एग्जाम्पल हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? एट वॉट टेम्परेचर वाटर कैन बी एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट? अभी पिछले ही प्रैक्टिस सेट में सिलेक्टेड एक्सप्लेनेशन में एक पॉइंट था। राइट आंसर 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल तरल एवं ठोस अर्थात बर्फ की अवस्था में विद्यमान हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पानी का हिमांक बिंदु होता है जिस पर पानी बर्फ में बदलता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पानी का क्वथनांक बिंदु होता है जिस पर पानी भाप में बदलता है। ठीक। 13 नंबर देखिए, निम्न में से किन तरंगों में संपीडन और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इन्वॉल्व्स कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन? बताओ कौन सी तरंगे हैं वो तरंगे हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण अथवा गति की दिशा में ही होता है। तरंग के संचरण या फिर तरंग की गति की दिशा में ही होता है। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगों को संपीडन तरंग भी कहते हैं क्योंकि इन तरंगों के संचरण के कारण माध्यम के अंदर संपीडन या फिर विरलन का निर्माण होता है। 14 नंबर देखिए, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन। 14 का राइट आंसर बताइए। ध्वनि तरंग का आयाम वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन द आई ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फार साइटेडनेस? कोई व्यक्ति है जिसको दूरदृष्टि दोष है, तो उसकी आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका सी नंबर होगा, रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब। सी नंबर, बिहाइंड द रेटिना। समझो थोड़ा सा। आँखों का वह दोष जिससे दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। समझ गए? अगर निकट दृष्टि दोष पूछा जाए तो आँखों का वह दोष जिससे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती हैं। देखिए, नेत्र की लेंस की गोलाई कम हो जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है। किसमें? दूरदृष्टि दोष में। अब इतना होने के बाद परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नेत्र में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। क्यों? क्योंकि नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाती है, ये पॉइंट। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता घट जाती है। इस वजह से जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। 16 नंबर देखिए, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? विच ऑफ दीज डज नॉट हैव एन ऑप्टिकल लेंस? बताओ। देखो, इसमें से जो स्टेथोस्कोप है इसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
इसमें से जो स्टेथोस्कोप है इस पे ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, जबकि अन्य सभी उपकरणों में ऑप्टिकल लेंस का प्रयोग होता है। 17 नंबर, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान में पूछा गया कि द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर इन द रेशियो ऑफ मास। ये बढ़िया क्वेश्चन है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बताइए किस अनुपात में होता है, लेकिन द्रव्यमान के अनुपात में आपको बताना है। राइट आंसर 1:8 होता है। ऑप्शन नंबर, द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8। पढ़े क्या होगे आप? आयतन में पढ़े होगे। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में होता है, जबकि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। तो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ये वाला भी याद कर लेना। 18 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ऑल थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? 18 का राइट आंसर बताइए। अधातु जो नॉन मेटल्स होती हैं, ये ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो सी नंबर राइट आंसर होगा। धातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में से अधातुओं की संख्या 27 है, जिसमें से 11 गैसें हैं, 15 ठोस हैं और एक द्रव है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये आदि गैसीय अधातुएं हैं। ब्रोमीन द्रव धातु है और सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस ये आपकी सब ठोस धातुएं हैं। 19 नंबर, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? विच प्रोसेस इज यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन? बताओ। विपरीत परासरण का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। जब बा आरोपित बल कार्यरत परासरण दब से उच्च होता है तो परासरण विपरीत परासरण कहलाता है, अर्थात जो विलायक अणु हैं वो उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। 20 नंबर देखिए। रेगिस्तानी पौधों की बाह्यतम जो त्वचा है, बाह्य त्वचा में किसकी एक मोटी मोमी परत होती है, मोम की परत? द एपिडर्मिस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स हैज़ अ थिक वैक्सी लेयर। बताओ। राइट आंसर 20 का क्यूटीन की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखो, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में क्यूटीन की एक मोटी मोम जैसी परत होती है, जो क्या करती है? वाष्पीकरण की दर को कम करती है, जिससे पौधे अपना जल स्तर बनाए रखते हैं तथा सूखते नहीं हैं। क्यूटीन पौधों के बाहरी आवरण को ढक लेता है तथा जल विरोधी के रूप में कार्य करता है। ठीक। 21 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज? 21 नंबर क्वेश्चन। अग्न्याशय द्वारा इसमें से ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और देखो, अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्न्याशी रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अग्न्याशी रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। दूसरा एमाइलेज, यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तीसरा लाइपेज, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। याद रखेंगे इतना। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन साइज इन द ह्यूमन बॉडी? आसान सा क्वेश्चन है। लीवर, यकृत, बी नंबर राइट आंसर होगा। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, पिछला क्वेश्चन था, अग्न्याशय। ठीक। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन
1.5 से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में ही संचित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है तथा शरीर में उत्पन्न जीव विषों को प्रभावहीन कर इसकी रक्षा करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? हाउ मैनी टाइम डज द सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ? आसान सा क्वेश्चन है, बताओ। राइट आंसर 8 मिनट और 20 सेकेंड लगता है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है वो लगभग 14 करोड़ 96 लाख है, 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 500 सेकेंड अथवा 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज ऑरेंज इन कलर एंड वाइट बैंड्स ऑन इट? सफ़ेद धारियां मतलब सफ़ेद बैंड भी होते हैं। कौन सा ग्रह है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये SSR के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे में थोड़ा आसान सा क्वेश्चन आएगा ग्रह से। राइट आंसर जुपिटर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बृहस्पति ग्रह का जो रंग है नारंगी है और इस पर सफ़ेद धारियां हैं। बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें और हमारे सौर मंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में भी जाना जाता है। देखिए 25 नंबर, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल कहा जाता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय होल्डिंग इट फ्रॉम बोथ एंड्स देन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड। बताओ, एक वस्तु को आप दोनों सिरों से पकड़कर खींच रहे हो तो कौन सा बल लगेगा? खिंचाव बल लगता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है, या जब किसी एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लगे बल को खिंचाव बल कहते हैं। ये था आपका साइंस का अंकित प्रैक्टिस सेट नंबर 5। कैसा लगा? कितना स्कोर आया? 20 का टारगेट था। बताइए 25 में से 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका स्कोर क्या रहा? इसके अलावा जितने भी SSR के कैंडिडेट हैं, फिजिक्स का PDF डाउनलोड कर लो और हिंदी लैंग्वेज में हो PDF, पूरा PDF आप तैयार कर लो। फिजिक्स वाले सेक्शन में जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी निकल जाएगी और उससे काफ़ी ज़्यादा नंबर आएंगे, मतलब आप फिजिक्स वाले सेक्शन में पास हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 25 में से 25 या 20 मिल जाएंगे, लेकिन हाँ आप पास ज़रूर हो जाओगे। 12 से 14 नंबर तक आपको उस PDF से मिल जाएंगे। अब उस PDF में जितने भी वन लाइनर्स और क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर वो आप तैयार कर लोगे तो। बाकी MR के लिए तो हमारा बैच है पूरा कंप्लीट। जिन्होंने अभी तक बैच नहीं ज्वाइन किया भाई ज्वाइन कर लो, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच है। आप किसी भी टाइम इस बैच को ज्वाइन करके इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। मैंने नहीं रिकॉर्ड करी हैं, अलग अलग टीचर्स ने वाइट बोर्ड पे रिकॉर्ड करी, पूरा बेसिक से आपको समझाया है। नेवी मार्क के लिए 2024 के लिए अंकित बुक का PDF बनाया है, वो भी इसी बैच में है। बाकी मंथली करंट अफेयर मिल जाएगी 2023 का PDF 4000 क्वेश्चन वाला, और इसके अलावा नेवी मार्क के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी 20। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है। इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर दिया हुआ है, उस ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको बैच मिल जाएगा। 699 रुपये का बैच है, वहाँ पे जाके आप पेमेंट करिए। दूसरा ऑप्शन है 9559251198, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर गूगल पे फ़ोन पे दोनों चलता है। आप 699 रुपये पेमेंट करिए। इसी नंबर पे व्हाट्सअप है, तो आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप पे डालना है, हमारी ऐप डाउनलोड करना है, इसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। आप अपना नंबर बताएंगे मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपका नंबर पेमेंट होने के बाद कोर्स में ऐड कर दूंगा और आपका बैच ओपन हो जाएगा। दोनों तरीके से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्ट ऐप पे जाके पेमेंट करके या फिर इस नंबर पे पेमेंट करके। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय।